हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी के यूनिट 3 से लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इन प्रश्नों को आपने अच्छे से याद कर लिया, समझ लिया, तो पेपर में आए हुए सारे लघुत्तरीय प्रश्न आपसे बन जाएंगे। ये लघुत्तरीय प्रश्न बेसिकली गद्यांश वाला जो पोर्शन है उससे लिए गए हैं, यानी कि यूनिट 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 अंतर लिखे हुए हैं, आपको 2 ही अंतर लिखना है। आप इनमें से जो भी 2 आपको अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं। तो आत्मकथा को देखते हैं। आत्मकथा में है पहला कि आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है। ठीक है, यानी कि जो उसके जीवन की एक्सपीरियंस है वो खुद खुद लिखता है स्वयं। ठीक है, और जबकि जीवनी में होता है कि लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। ठीक है, बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप हैं, अगर आप एक कुछ भी लिख रहे हैं, आप कोई एक बुक लिख रहे हैं, अगर आप उसमें अपने जीवन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी आत्मकथा हो जाएगी। और अगर आप उस बुक में किसी दूसरे के बारे में लिख रहे हैं, यानी कि अपने दोस्त के बारे में लिख रहे हैं या किसी और अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो जीवनी हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर है कि आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। ठीक है, इसमें सत्य पर आश्रित इसलिए होता है क्योंकि जब लेखक खुद ही लिख रहा है तो उसको अपने जीवन के बारे में उसे अच्छी तरह से पता है, उससे ज़्यादा पता और किसी को नहीं होगा उसके बारे में। ठीक है, तो वो जो भी बातें लिखेगा वो सब सच होंगी। जबकि दूसरा जीवनी का है कि जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित रहती हैं। ठीक है, अगर आप मतलब आप या लेखक जैसे किसी और के जीवन के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके जीवन की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि इसके बारे में आखिर हुआ क्या था। ठीक है, तो वो अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा शायद, तो वो उसको लिख लेते हैं, तो उसमें कुछ बातें अनुमानित रहती हैं। इसके बाद तीसरा अंतर देख लेते हैं कि आत्मकथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी जा सकती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतलब कि कोई भी अपनी खुद की आत्मकथा लिख सकता है। ठीक है, जबकि तीसरा है कि जीवनी महापुरुषों की लिखी जाती है। ठीक है, जीवनी मतलब अगर आप किसी और के जीवन वृत्त को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, मतलब कि लोग उसको जानते हों। ठीक है, तो उसके बारे में लिखी जाती है जीवनी। तो ये 3 हैं, 3 अंतर में से आप किन्हीं भी 2 अंतरों को लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से समझ में आए हों या जिनको भी आप याद कर पाएँ। इसके बाद दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, बेसिकली आपको ये 2-3 जो क्वेश्चन है अंतर वाले, ये आपको करने ही हैं, क्योंकि इसमें से पक्का है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। ठीक है, तो कहानी को देखते हैं। तो कहानी उपन्यास में पहला जो अंतर है वो है कि कहानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करती है, जबकि उपन्यास में जीवन की विस्तृत रूप का वर्णन होता है। ठीक है, यानी कि एक खंड का मतलब किसी एक घटना का या किसी भी जैसे 1-2 साल या 5 साल 10 साल का वर्णन कर दिया। ठीक है, तो वो एक कहानी है। और अगर उपन्यास है तो उपन्यास मतलब एक बहुत लंबे पीरियड में जो घटनाएं घटी हैं उसका वर्णन करता है। इसके बाद दूसरा है कि कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है। ठीक है, जबकि उपन्यास का कथानक बड़ा होता है। यानी कि कहानी बेसिकली शॉर्ट में बताई जाती है या शॉर्ट में लिखी जाती है, जबकि उपन्यास जो है वो बहुत डिटेल में लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा अंतर देख लेते हैं। तीसरा अंतर है कि कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, यानी कि 2, 4 या 5 पात्र होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जबकि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। वो तो होगी क्योंकि उपन्यास बेसिकली जब बड़ा ग्रंथ होता है एक, तो उसमें ज़्यादा पात्र आ जाते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा घटनाओं का वर्णन किया गया है तो ज़्यादा पात्र उसमें आएंगे। पात्र होता है मतलब जैसे कि मूवी में कोई हीरो होता है, विलन होता है, हीरोइन होती है। ठीक है, तो ऐसे ही है ये कहानी के पात्र, वो होते हैं फिल्म के हीरो या हीरोइन। ठीक है, ये होते हैं कहानी और उपन्यास में होते हैं पात्र। ठीक है, तो उन्हीं को बेसिकली पात्र कहा जाता है। इसके बाद इसमें 3 जो अंतर दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी 2 अंतर जो आपको अच्छे लगें या आप याद कर सकें वो आप लिख सकते हैं उसमें आराम से। बाकी अगर आप तीनों याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा में हमें पता है कि हम भूल जाते हैं बेसिकली। तो अगर आप एक अंतर भूल भी गए तो आप 2 आराम से लिख पाएंगे। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। तो नाटक और एकांकी में अंतर देख लेते हैं। इसमें भी 3 दिए गए हैं, आपको कोई 2 ही लिखना है। तो नाटक में है कि नाटक में अनेक अंग एवं अनेक पात्र होते हैं। ठीक है, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित रहती है। नाम से ही आपको पता चल रहा है एकांकी मतलब एक अंक वाली। ठीक है, तो एकांकी में एक अंक होता है और पात्रों की संख्या सीमित रहती है। जबकि जो नाटक होता है, नाटक में अनेक पात्र होते हैं और अनेक अंक होते हैं। इसके बाद दूसरा है कि नाटक में आधिकारिक कथा के साथ गौण कथाएं भी चलती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। इसके बाद तीसरा है कि नाटक दृश्य का आपका बृहद रूप है, तीसरा है एकांकी दृश्य का आपका लघु रूप है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 2 अंतर जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर देखने हैं। रेखाचित्र में है कि पहला है कि रेखाचित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। ठीक है, जबकि संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण मतलब कि कोई भी चीज़ याद करके अगर अपन उसको लिख रहे हैं स्मृति के आधार पर, स्मृति यानी कि अपनी जो याद करने की क्षमता होती है वो। ठीक है, तो उसके आधार पर अपन जो चरित्र चित्रण कर रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो होता है संस्मरण।
और रेखाचित्र होते हैं। रेखाचित्र सांकेतिकता के आधार पर इनका चित्रण किया जाता है। इसके बाद दूसरा है कि रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। और दूसरा है इसका है संस्मरण का कि संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहता है। इसके बाद तीसरा है कि रेखाचित्र वास्तविकता और वास्तविक और काल्पनिक होते हैं, जबकि संस्मरण जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाँ, गद्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर बन जाएगा एक ऐसी रचना जो छंद ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे में देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एक ऐसी रचना जो छंद ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। बेसिकली गद्य मतलब जो कहानी होती है वो गद्य के अंदर आती है। ठीक है, जो आत्मकथाएं होती हैं वो गद्य के अंदर आती हैं। गद्य मतलब एक ऐसी रचना है जिसमें कोई ताल या कोई स्वर नहीं होता। ठीक है, उसको आप एक स्वर में नहीं गा सकते, जैसे लय में नहीं गा सकते। जैसे कि आप किसी कविता को अगर लय में गा सकते हैं, ठीक है, तो कविता का उल्टा है बेसिकली। ठीक है, कविता को कहते हैं अपन काव्य। ठीक है, वो काव्य में आता है। और एक गद्य में आती है कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जिनको आप बेसिकली कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं। उनको आप ऐसे उनकी राइम नहीं कर सकते, उनकी लय नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपको समझना है। और अगर इसको आप और भी सरल भाषा में अपनी भाषा में भी लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन लिखिए। ठीक है, तो इसको बेसिकली जो हिंदी गद्य का काल है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है इसमें भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक। दूसरा है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग है 1900 से 1920 तक। तीसरा है शुक्ल युग, शुक्ल युग है 1920 से 1938 तक। चौथा है शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग है 1938 से 1950 तक। और पांचवा है समसामयिक युग, समसामयिक युग है 1950 से आज तक। ठीक है, तो इसको बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये काल विभाजन है। ठीक है, तो इसमें सन है और काल है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि निबंध किसे कहते हैं। तो बेसिकली इसका उत्तर है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको ये कुछ वर्ड जो कठिन लग रहे हैं, जैसे आपको सौष्ठव कठिन लग रहा है, ठीक है, या आवश्यक संगति कठिन लग रही है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, आप बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता या संबद्धता के साथ किया गया हो। ठीक है, तो आप इसमें ये जो आपको कठिन वर्ड लग रहे हैं आप हटा भी देंगे तो आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि नाटक किसे कहते हैं। ठीक है, नाटक के तत्व लिखिए। तो इसका उत्तर बन जाएगा कि रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह रचना नाटक कहलाती है। नाटक के अभिनय का विशेष महत्व होता है। नाटक के निम्नलिखित 6 तत्व माने गए हैं। ठीक है, ये 6 तत्व इस प्रकार हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र। कथा वस्तु होती है मतलब कि कहानी। ठीक है, पात्र होते हैं जो अभिनय करते हैं। ठीक है, वो होते हैं पात्र। और अभिनय मतलब एक्टिंग। ठीक है, तीसरा है कथोपकथन। ठीक है, कथोपकथन मतलब कि वाद विवाद जो पहले एक पात्र बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, वो होते हैं कथोपकथन। कथोपकथन को आप एक स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको संवाद भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके बाद है देशकाल। ठीक है, इसके बाद है उद्देश्य और इसके बाद है रंगमंचीयता। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 जो 6 तत्व आपको दिए गए हैं, ये 6 तत्व आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक अलग से क्वेश्चन में ही पूछ सकता है कि नाटक के तत्व लिखिए, तो आपको ये 6 तत्व उसमें लिखने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यानी कि 9वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। और एक बात और, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आता है या किसी भी क्वेश्चन को समझने में कठिनाई जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब चैनल की बायो में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हम इसका और सरल तरीके से आंसर लिख के आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक है, तो निबंधकार ये हैं, निबंधकार और ये हैं उनकी रचनाएं। ठीक है, तो इसमें पहले निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय हैं, इनकी रचना है ठलुआ, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। और दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की है रचना है प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। ठीक है, तो ये आपको याद करने में आसानी होगी अगर प्रताप नारायण मिश्र आप नाम याद रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इनकी रचना में है प्रताप पीयूष। ठीक है, और दूसरी इनकी जो रचना है वो है प्रताप समीक्षा। ठीक है, तो आपको इनमें याद करने में आसानी होगी थोड़ी सी। और इसके बाद 10वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं। ठीक है, और उनके 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आपको ये पता भी होगा कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है।
और इनकी जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है गोदान, गबन, ठीक है, सेवा सदन और रंगभूमि। ठीक है, ये गोदान जो उनकी रचना है, गोदान और गबन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, और इनको आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आगे भी आप लोगों के लिए काम आएगा। अगर आप कभी हिंदी से कुछ भी करते हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी जब तक भी आपकी चलेगी तब तक आपको ये मुंशी प्रेमचंद का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उनकी रचनाएं भी याद रखनी पड़ेंगी। तो उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। ठीक है, इनकी रचना क्या है? गोदान, गबन, सेवा सदन और रंगभूमि। ठीक है, इनके बहुत ही अच्छे नाम है, शॉर्ट शॉर्ट नाम है, थोड़े थोड़े से, तो आप इनको याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं आलोचना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और निबंध। ठीक है, विधाएं मतलब कि गद्य को जिन जिन रूपों में लिखा जाता है, तो बेसिकली गद्य के अंदर कौन कौन शामिल है? नाटक शामिल है गद्य में, एकांकी शामिल है गद्य में, कहानी शामिल है, उपन्यास भी शामिल है और निबंध भी शामिल है। ठीक है, आप इसमें गद्य की विधाओं में आप एक कविता नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कविता को गाया जा सकता है, वो एक लय में गाई जाती है प्रॉपर। ठीक है, एक छंद में, एक स्वर ताल में गाई जाती है। ये सारी चीज़ें आप एक लय में, छंद ताल में नहीं गा सकते हैं। ठीक है, तो इनको ये सारी हो जाएंगी गद्य की विधाएं। ठीक है, और गद्य की ये है प्रमुख विधाएं। गद्य की गौण विधाएं हैं रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार और डायरी। ठीक है, ये गद्य की गौण विधाएं हैं। ठीक है, आपको प्रमुख विधाएं और गौण विधाएं ये दोनों याद रखनी है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और हम आपको और भी आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि हिंदी हिंदी के दो प्रमुख रेखाचित्र लेखकों एवं उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। ठीक है, तो रेखाचित्रकारों के नाम ये हैं, उनकी रचना ये है। तो इनको देखते हैं। रेखाचित्रकार हैं, पहले हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, उनकी रचना है माटी हो गई सोना और दीप जले शंख बजे। इसके बाद दूसरे रेखाचित्रकार हैं महादेवी वर्मा, ये बहुत ही प्रसिद्ध रेखाचित्रकार हैं। इनके हैं कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ठीक है, महादेवी वर्मा की तो बेसिकली आपको सारी रचनाएं याद करनी चाहिए, बेसिकली पूछ भी सकता है। ठीक है, इनकी रचनाएं पूछ सकता है कि इनकी कोई 4 रचनाओं या 5 रचनाओं के नाम लिखो। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 13वें नंबर का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसी से मिलता जुलता शब्द रिपोर्ट है। जब लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है, इस रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। तो इसको आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में बेसिकली ये है कि रिपोर्टाज यानी कि जब लेखक किसी भी घटना को अपनी आंखों से देखता है और उसको वो लिख लेता है, मतलब लिख देता है उसको एक कहानी के रूप में। ठीक है, तो एक रचना के रूप में लिख देता है उसको, तो वो होता है रिपोर्टाज। ठीक है, और रिपोर्टाज में लेखक वहीं पे जहाँ घटना हो रही है, यानी मानो कि एक अगर एक्सीडेंट का वर्णन है, यानी कि एक्सीडेंट का कोई रिपोर्टाज दिया गया है, तो जब वो एक्सीडेंट हुआ तब लेखक वहीं पे था। ठीक है, उसकी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट हुआ, तो उसने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, उसी के आधार पर उसने ये रिपोर्ट बनाई, यानी कि ये रचना बनाई। ठीक है, तो उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें नंबर का क्वेश्चन। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा, शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो 2 रचनाएं हैं इनकी, पपीतों के देश में, चिंता के फूल, और मसाल भी है इनकी, और माटी की मूर्तें भी है इनकी। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी 2 रचनाएं याद कर सकते हैं। वैसे आप चारों याद रखें तो अच्छी बात है, बाकी आपको 2 याद रहेंगी तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आप 2 ही याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो अगर एक ही भूल गए तो उसमें काम बिगड़ सकता है थोड़ा सा। और इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में ओज है। इनकी सख्त भाषा विचार और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। और इसके बाद इनकी शैली देख लेते हैं। बेनीपुरी जी के वर्णनात्मक शैली में, यात्रा वर्णन तथा रेखाचित्र कथानक शैली में, कहानी और उपन्यास विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। बेनीपुरी जी ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में रचना कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रचनाएं किस किस शैली में की हैं और किस भाषा में की हैं। तो उनकी भाषा तो आपको यही है कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है इनकी। ठीक है, और शैली आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वर्णात्मक शैली में इन्होंने ये लिखा है, या निबंधात्मक शैली में, विचारात्मक शैली में निबंधों की रचना की है। ठीक है, और साहित्य में स्थान यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन अपन को साहित्य में स्थान अपन देख लेते हैं। साहित्य में स्थान है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कई पात्र पत्रिकाओं का संपादन किया है और नाटकों, निबंधों, कहानियों और रेखाचित्रों की रचना करके हिंदी साहित्य के भंडार की वृद्धि की है। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी जी का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। अगर साहित्य में स्थान किसी भी लेखक का पूछे तो उसमें बेसिकली आपको जो है यही चीज़ लिखना है, बस नाम बदल देना है।
ठीक है। और बाकी सेम अगर लिख के आएंगे, अगर आपको याद नहीं है, अगर आप सेम भी लिख के आएंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो साहित्य में स्थान ये आप याद रख लें, किसी भी लेखक का पूछे, ठीक है, अगर आपको उसका याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप अगर ये जैसा इसमें लिखा हुआ है अगर सेम वैसा ही लिख के आएंगे, बस यहाँ पे जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखा है उसकी जगह जिस भी लेखक का पूछा जाए उसका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, और बाकी बस इनके नाम की जगह यहाँ पे उनका नाम लिख के और बस पूरा आप यही लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि यशपाल जो है यशपाल की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। हाँ, तो इसका उत्तर है कि दो रचना है, देख लेते हैं कि इनकी रचना है झूठा सच, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता और पिंजरे की उड़ान। ठीक है, तो आपको ये 3-4 याद रखिए, आप इसमें से आपको 2 याद रह जाएंगे, और या आपको दो दो जो 2 सरल लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है इनकी भाषा, तो यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता सजीवता है। उनकी भाषा अत्यंत सरल सजल पात्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। ठीक है, इसमें से आपको जो भी बात कठिन लगे, अगर पात्रानुकूल कठिन लगे या भावाव्यक्ति कठिन लगे तो आप इनको छोड़ सकते हैं, इन बाइट्स को आप ये लिख सकते हैं केवल कि उनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। ठीक है, और बस ये लिख सकते हैं कि यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता एवं सजीवता है। ठीक है, आपको इसमें अगर 3-4 वर्ड दिए गए हैं, अगर उसको आप कोई भी वर्ड उसमें कठिन लग रहा है तो उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 4 वर्ड दिए गए हैं, अगर 4 में से आप 1 वर्ड अगर आपको कठिन लग रहा है तो उस 1 वर्ड को हटा दीजिए, बाकी 3 वर्ड को याद कर लीजिए। जैसे इसमें जो है 4 वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया है सरल, यहाँ पे सरज, यहाँ पे पात्रानुकूल और यहाँ पे दिया गया है भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपको जैसे पात्रानुकूल कठिन लग रहा है तो पात्रानुकूल ना लिखिए, आपके पास सरल सहज और भावाभिव्यक्ति वाली लिखिए, और अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है तो आपके पास सरल और सहज लिखिए। ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। वैसे आप अगर 4 दिए गए हैं तो आप अगर चारों याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर 4 में से 3 याद रखते हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 2 ही याद रखते हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इस पर थोड़ा सा, लेकिन अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 ही भी याद रख सकते हैं। इसके बाद शैली देख लेते हैं इनकी। उनकी शैली वर्णनात्मक संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। इन्होंने भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं, तो साहित्य में स्थान के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको क्या लिखना है। तो साहित्य में स्थान मैं आप एक कोई भी लिख लीजिए, जो ऊपर दिया गया था आपको वही आप लिख लेंगे यहाँ पे, तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आप देख लीजिए, साहित्य में स्थान है कि यथार्थवादी परंपरा के रचनाकार यशपाल ने आम आदमी के सरोकार को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने सामाजिक विषमता, बनावटी जीवन शैली, राजनीति, पाखंड आदि के खिलाफ कलम चलाई है। यथार्थवादी रचनाकार के रूप में भी निरंतर स्मरण किए जाते रहेंगे। ये काफ़ी कठिन वर्ड्स का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको सरल लिखना है तो आप सरल शैली लिख सकते हैं, सरल भाषा लिख सकते हैं जो ऊपर दी गई थी, और इसमें से आपको जो भी लाइन और सरल लगी है उसको आप उसमें जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कि यथार्थवादी रचनाकार के रूप में भी निरंतर स्मरण किए जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको सरल लग रही है तो ये आप लाइन उसमें ऐड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो हम सोच रहे हैं आगे हमने इसमें लगभग 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है लघु उत्तरी वाले। ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, यानी कि कल की वीडियो में देख लेंगे हम उनको। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो वो मैंने बता दिया कि कैसे करना है। बाकी कोई भी डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके लिख सकते हैं हमें। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए बस, और कोई भी कठिनाई हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे भी हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।